हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी क्लास को कंटिन्यू करते हुए और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जिन बच्चों ने अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं किए हैं तो वो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और वहाँ से जाकर सारे के सारे पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं और आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जाकर आप लगाइए और डाउनलोड कर लीजिए और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बिना देरी से। कहता है बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कदम सही है। ठीक है, कहता है कि विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और विकास पूर्ण संख्यात्मक और सटीक रूप से मापा जा सकता है। देखो, मैं अब आपको ऑप्शन काटना फिर से बताता हूँ कि ऑप्शन काटे कैसे जाते हैं। देखो, विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। बिल्कुल बेटा, विकास जो होता है केंद्र से बाहर की ओर होता है, जिसे हम प्रोक्सीमोडिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोक्सीमोडिस्टल का सिद्धांत बोलते हैं, जो विकास की दिशा का वर्णन करता है। जैसे रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर के बाहरी हिस्सों से पहले विकसित होती है और बच्चे की भुजाएं हाथों से पहले तथा हाथों और पैरों का विकास उनकी उंगलियों से पहले होता है। तो ये ऑप्शन आपका ठीक है। ठीक है बेटा। दूसरा ऑप्शन कहता है कि विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता। ये ऑप्शन गलत है आपका। विकास और पर्यावरण दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं विकास के लिए। ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों में प्रभाव नहीं पड़ता है। मैंने आपको अंतः संबंध का सिद्धांत पढ़ाया था। अंतः संबंध का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास का एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर क्या होता है बेटा? प्रभाव डालता है। यदि किसी एक क्षेत्र में भी विकार उत्पन्न हो जाता है तो अन्य सभी क्षेत्रों में भी विकार उत्पन्न हो जाता है, इसलिए ये गलत हो गया। कहता है कि विकास को पूर्ण रूप से संख्यात्मक, वो भी संख्या के रूप में कह रहा है, संख्यात्मक नहीं नाप सकते भाई आप सटीक रूप से। ठीक है, बस पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, फिर भी विकास की दर सब में अलग अलग होती है, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल जो आपका ऑप्शन होगा क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया किस तरीके से ऑप्शन काटे हैं मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? केवल आनुवंशिक से, केवल आ गया। केवल पर्यावरण से, केवल आ गया। और मैंने बताया था अगर जिस ऑप्शन में भी आनुवंशिक पर्यावरण है वो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये गुणात्मक परिणाम होता है और इसके लिए हमें दोनों ऑप्शन की ज़रूरत होती है, जिसमें आनुवंशिकता भी हो, पर्यावरण भी हो। और टैग वर्ड भी मैंने बताया था कि केवल शब्द नहीं होगा। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, बिल्कुल बेटा बिना सोच समझे आप इसको लगा दीजिए। और नीचे वाला ऑप्शन कहता है ना आनुवंशिकता से ना पर्यावरण से, ये दोनों गलत हैं आपके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक प्रगतिशील कक्षा केवल मुख्य श्रवण को प्राथमिकता देता है। ठीक है बेटा। उसके बाद अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, अंक उन्मुख होता है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। ठीक है, जो बच्चे हमसे स्टार्टिंग से जुड़े हैं वो उन लोगों को अभी तक ऑप्शन को काटना अच्छे से आ गया होगा। फिर भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एक प्रगतिशील कक्षा के जनक हमारे जॉन डी भी हैं, कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को। इसमें क्या होता है कि अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करा जाता है। प्रगतिशील कक्षा में विभिन्न बुद्धि लब्धि वाले बालकों को ध्यान में रखकर ही संचालित किया जाता है, अर्थात इसमें किसी भी दृष्टि से कमज़ोर बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। ठीक है बेटा। अब ये देखो, अधिगम व्यवहारवादी सिद्धांतों पर नहीं होता है, अंक उन्मुख नहीं होता है, पालफेस नहीं करना है, सॉरी केवल मुख्य श्रवण को प्राथमिकता देता है, नहीं सभी को देता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है बेटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि लॉरेंस कोहलवर की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस तरह को दर्शाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है प्रथा पूर्व संचरण पहली अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था नहीं हुई, प्याजे की है ये। ठीक है बेटा। कहता है प्रथागत ये दूसरी अवस्था है, ये पहली अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है और ये आपकी उत्तर परंपरागत तीसरी अवस्था है। ठीक है। तो फिलहाल चौथे का आपको आंसर बताना है।
सजा टालना, पहली अवस्था में बेटा सजा टाली जाती है। इसकी दो उप अवस्थाएं होती हैं। एक तरफ अहम केंद्रित बच्चा होता है और वो कहता है कि सारे खिलौने मुझे दे दो। एक तरफ माता पिता होते हैं जिसमें दंड एवं आज्ञा पालन होता है। तो जो उसकी नैतिक दुविधा क्या होती है, नैतिक दुविधा ये होती है कि पिता माता जी कहते हैं कि थोड़े खिलौने छोटे भाई को भी दे दो। वो कैसा होता है, अहम केंद्रित वाला होता है, यानी कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वो कहता है कि मैं स्वार्थी बच्चा होता है, मैं खिलौने छोटे भाई को नहीं दूंगा। अब यहाँ पे जो निर्धारण होता है नैतिकता का, वो किससे होता है, दंड एवं आज्ञा पालन से होता है। पिताजी कहते हैं कि अगर आप खिलौने नहीं दोगे तो मैं आपको डंडे से पीटूंगा। तो वो यहाँ पे दुविधा में पड़ जाता है। क्या कहता है कि अगर मैं नहीं दूंगा तो मुझे पिटना पड़ेगा। यानी कि वे अवस्था जिसमें नैतिकता बाहर से या दंड से निर्धारित होती है उसे हम पहली अवस्था कहते हैं, यानी कि पूर्व, या हम ये बोल सकते हैं तो उसे हम प्रथा पूर्व चरण अवस्था कहते हैं या परंपरागत अवस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अधिगम संकल्पनों या संकल्पों को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके उपयोग करना चाहिए। ठीक है। तो एक अध्यापिका होने के नाते आप कैसे तरीके उपयोग करना चाहेंगी, क्वेश्चन नंबर 5 का आपको आंसर देना है, जिसमें संकल्पनों को प्रकटीकरण जटिलता का शब्द गलत हो जाएगा आपका। जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे, हो सकता है जो प्राथमिकता दे जो विभिन्न संकल्पनों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, या जो विद्यार्थी के बीच प्रतिद्वंद्विता रूपी संस्कृति पैदा करे। प्रतिद्वंद्विता ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखो, या तो बी होगा या तो सी होगा आपका। तो अधिगम संकल्पनों को सुसाध्य करने के लिए अध्यापिका को कैसे तरीके का उपयोग करना चाहिए, जो आप सारे चिंतन से प्राथमिकता दे, या जो विभिन्न संकल्पनों, दोनों ऑप्शन बेटा राइट हैं आपके, यानी कि पॉजिटिव है। इस तो आपको चयन करना है। देखो, अधिगम संकल्पों को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीकों का प्रयोग करना चाहिए जो विभिन्न संकल्पनों के बीच संबंध खोजने के महत्व दें, क्योंकि विभिन्न संकल्पनों को मध्य संबंधों का सामंजस्य बनाने से अधिगम प्रक्रिया क्या हो जाती है, सुसाध्यता दर बढ़ जाती है। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी वाला ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः क्या व्याख्या करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है किस बात की व्याख्या करता है। आनुवांशिकता के विकास पर प्रभाव की तरफ। देखो, आनुवांशिकता के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों का योगदान, बिल्कुल बेटा ऑप्शन नंबर क्या है, डी हो जाए, बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका जो कोड है सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया, सामाजिक सांस्कृतिक विकास, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। कहता है सामाजिकरण के बीच परिस्थितियाँ मॉडल की हैं, नहीं विप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूपण, नहीं आरोपण प्रतिरूपण, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापिका की ये क्या उदाहरण है। सिंपल सी बात है, कई बार आप लोग समझ चुके हो कि केवल लड़की को महत्व देना, केवल लड़के को महत्व देना, लड़की के बारे में ये धारणा रखना कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती, प्लेन नहीं उड़ा सकती, सब रूढ़िवादिता बेटा, सब जेंडर वाइज के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जेंडर पक्षपात को बढ़ावा दे रहा है बेटा वो। ठीक है। एक क्वेश्चन बेटा आपका इसमें से आउट है। जेंडर वाइज से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, समावेशी कक्षण से एनईपी से क्वेश्चन आएंगे आपके, और रचनावादी लेव वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और पियाजे हिसाब से क्वेश्चन आना ही आना है, पूरा पेपर आउट होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है। बाल केंद्रित कक्षा है, कहता है निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को या ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को, या दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को। देखो, दंड आधारित है ना, सिलेबस को कंप्लीट करवाना, निरंतर आप वस्तुनिष्ठ ही लेते रहेंगे और कुछ नहीं लेंगे, तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिक का प्राथमिक कारक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था प्राथमिक कारक बेटा आपका कौन सा होता है, तो परिवार आ जाता है। कौन आ जाता है, परिवार। जबकि अगर द्वितीय कारक की बात पूछेगा तो स्कूल आ जाएगा आपका। और मैंने आपको ये भी बताया था अगर परिवार के साथ कुछ भी ऐड होगा वो प्राथमिक कारक के अंतर्गत आएगा, और स्कूल के साथ जो भी ऐड होगा वो आपका द्वितीय कारक में आ जाएगा। अब परिवार में माता पिता रहते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, माता पिता का कार्यस्थल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह प्यार नहीं होगा, जीन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है बेटा, 0 से 2 वर्ष जो चलती है आपकी संवेदी पेशीय अवस्था चलती है। कौन सी, संवेदी पेशीय अवस्था।
ठीक है। 2 से 4 वर्ष तक जो चलती है आपकी, वो कौन सी चलती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 7। तो यहाँ पर 2 से 7 होगा। 7 से 11 आपकी कौन सी चल जाती है? मूर्त अवस्था जो पूछी है। और 11 से ऊपर जो हमारी अमूर्त कहलाती है। ठीक है बेटा।